CSE 2022 MCQ बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम जो करंट में मुद्दे रहे हैं उस पर जो मैंने क्वेश्चन बनाए उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप ज़रूर देखें, आपके आगामी जून में होने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी श्रृंखला का हमारा पहला क्वेश्चन है मित्रों, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के बारे में। पहला कथन ये कह रहा है, ये घटनाएं तब होती हैं जब एक बड़ी मात्रा में पदार्थ जैसे कि एक विशाल आकाशगंगा एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है और जो उसके पीछे की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को विकृत या बड़ा कर देता है। ये कह रहा है कोई आकाशगंगा है, उन आकाशगंगा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है और उस आकाशगंगा के पीछे से जो कोई पदार्थ है उसका जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को ये विकृत कर देती है गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। आपको ये बताना, ये इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। और दूसरा कथन ये कह रहा है, वस्तु जितनी अधिक विशाल होगी उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा, इसलिए प्रकाश पुंज का झुकाव उतना ही अधिक होगा। आपको बताना ये कथन सत्य या असत्य हो। तीसरा कथन ये कह रहा है, ये प्रभाव शोधकर्ताओं को बहुत दूर प्रारंभिक आकाशगंगाओं का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है और जिन्हें सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग करके भी देखा जा सकता है। ये कह रहा है कि ये जो प्रयोग है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग वाला, ये जो दूर आकाशगंगा है उसका अध्ययन करने में जो शोधकर्ताओं को सक्षम बनाता है या नहीं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, इसका आंसर बताने से पहले आपको बता देता हूँ इसके बारे में। इसका डायग्राम मैंने दे रखा है साथ में। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आकाशगंगा है, गैलेक्सी है और ये पीछे गैलेक्सी है, तो इस गैलेक्सी का गुरुत्वाकर्षण होगा जो ये क्षेत्र होगा, जो भी जितना, क्योंकि जितनी ये बड़ी होगी ना उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी बड़ा होगा, आपको पता होगा। तो और जो उस ये जैसे भी ये इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको दिख रही है, देखो ये जैसे गुरुत्वाकर्षण से बाहर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे जो ये सोर्स पे यहाँ पे जो भी शोध करता है उनको इसके बारे में पता चल जाता है, इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चल जाता है। और यही कह रहा है कि जितनी बड़ी होगी गुरुत्वाकर्षण बड़ा होगा। तो मित्रों, इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो जाता है और पहला कथन भी सत्य है। यही कह रहा है कि जो पीछे प्रकाश आ रहा है पीछे के पदार्थ से वो विकृत हो जाता है या बड़ा हो जाता है, ये कह रहा है। तो आपको ये दिख रहा है, देखो ये ऑटोमेटिक जो ये वेव्स आ रही है ये विकृत हो रही है, बाहर की तरफ बड़ी हो रही है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया और ये तो ऑटोमेटिक आपको सही लग रहा है क्योंकि इसको दूर है, जो हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं वो इसके प्रभाव से भी देख सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो हम शोध कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही विकल्प डी होगा, 1, 2 और 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से आपको सही कथन पूछा, ध्यान रखना। पहले ये संलयन जो परमाणु ऊर्जा है वो संलयन अभिक्रिया आधारित बनती है, उस पर है। ये पहला कह रहा है, संलयन अभिक्रिया केवल उसी प्रकार के तापमान पर संभव है जो सूर्य और तारों के अंदर मौजूद होता है। आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य है कि जो संलयन अभिक्रिया है वो उस ताप पर होती है जो ताप सूर्य और तारों में है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये केवल उसी ताप पर संभव है। अगर आपको संलयन अभिक्रिया करवानी है तो आपको टेम्परेचर इतना ले जाना पड़ेगा। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है, संलयन प्रक्रिया के दौरान कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ये कह रहा है कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। विखंडन की तुलना में जो परमाणु का विखंडन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है की तुलना में कम रेडियो धर्मी अपशिष्ट पैदा करते हैं। ये कह रहा है कि जो विखंडन के दौरान रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उसकी तुलना में ये संलयन आधारित अभिक्रिया है, वहाँ पे रेडियो धर्मी अपशिष्ट कम होते हैं। तो मित्रों, ये भी कथन सही है, विखंडन में रेडियो धर्मी अपशिष्ट है वो अधिक होता है और संलयन अभिक्रिया में रेडियोधर्मी अपशिष्ट कम होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तीसरा कथन ये कह रहा है, संलयन प्रतिक्रिया का एकमात्र नुकसान ये है
कि इसका कच्चा माल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। मित्रों, आप इस कथन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आप इसका आंसर सही निकाल देंगे कि ये कह रहा है कि कच्चा माल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। मित्रों, ये कथन गलत है। क्यों? इसके लिए जो कच्चा माल है वो पर्याप्त रूप से वर्ल्ड में उपलब्ध होगा। एक आपको कॉमन सेंस हो सोगे तो भी आपको पता होगा कि जो परमाणु ऊर्जा के संबंध में कच्चा माल होता है वो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मिल जाता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन गलत हो गया और 1 और 2 कथन सही हो गया। तो इसका सही आंसर बी होगा, केवल 1 और 2। इसके बारे में आप देख लीजिए, सेलियन केवल अति उच्च तापमान पर भी संभव है। ये कह रहा जो सूरज और तारों का तापमान है उसके बराबर होना चाहिए। ये कह रहा है अत्यधिक ताप पर इसकी निर्माण आसान होती है, वरना अगर ताप कम होगा तो संलयन अभिक्रिया सही से नहीं हो पाएगी। रिएक्टरों को भी इतनी बड़ी मात्रा में ऊष्मा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। जो आप रिएक्टर बनाते हो उसको भी इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो जो इतना ताप है, हाई टेम्परेचर, उसको सहन कर सके। और इसमें जो जटिलताएं आती है वो बता रखी है कि जटिलता इसमें क्या क्या आती है उस तापमान पर। और ये भी आप ध्यान रखना, पदार्थ को प्लाज्मा अवस्था में भी होना चाहिए। जो पदार्थ की एक अवस्था है जैसे ठोस, द्रव और गैस है, उसी तरह ये अगली अवस्था है प्लाज्मा, उस अवस्था में होना जरूरी है। और अत्यधिक उष्मन के कारण परमाणु धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूट जाता है। ये इसकी जटिलता है। एक तो इसको प्लाज्मा अवस्था में होना चाहिए और साथ में जो परमाणु है वो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूट जाते हैं, इसी कारण दिक्कत आती है। और इसी कारण इसके प्लाज्मा जिसमें बहुत तेजी से विस्तार करने की प्रवृत्ति होती है, प्लाज्मा बहुत तेजी से विस्तार करता है, इससे इसकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। संलयन प्रतिक्रिया के लाभ बहुत अधिक है। ये आपको जटिलताएं बता रखी है, फिर लाभ भी बता रखे। इसमें उत्सर्जन नहीं होता है, ये अपने पर्सन में आपको पहले भी बताया था। यानी ये देखो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी कह रखा है। जो इसके बेनिफिट है आप ध्यान रखना है, ये आपके मेंस में भी कोटेशन करने को उपयोग में आ सकता है। विकिरण की तुलना में बहुत कम रेडियो धर्मी अपशिष्ट पैदा करते हैं, जो अपना कथन में दे रखा है। और देखो यहाँ से कथन सही निकल रहे हैं और ये अधिक सुरक्षित भी है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये तीसरा कथन गलत हो रहा था। ये देखो कच्चे माल की कह रहा है, यहाँ कह रहा है कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मित्रों, अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है इसके बारे में बताना, इसका क्या उद्देश्य है और इसका नोडल निकाय कौन सा है और इसकी सदस्यता के बारे में आपको बताना है। आपको सही कथन पूछा, ध्यान रखना। पहला कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कार्य करती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ ये कथन असत्य है, क्योंकि जो ये समिति है ये पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय है उसके अंदर काम करती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ये कथन पहला गलत हो गया। तो इसका देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। या तो बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। एलिमिनेशन मेथड से आप देखें तो आप 50-50 पे आ गए। तो इस दृष्टि से देखें दूसरा तो ऑटोमेटिक हमारा कथन सही हो गया, ये सही है। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण में अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजन के बड़े पैमाने पर उपयोग से संबंधित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और इसमें मित्रों आपको बता देता हूँ जो अपना जैव प्रौद्योगिकी विभाग है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, उसका एक प्रतिनिधित्व इसके सदस्य के तौर पे होता है। और पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री होता है या कैबिनेट सचिव होता है, वो इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। तो ये अध्यक्षता के बारे में कह रहा है, अध्यक्षता वो नहीं करता, इसका सदस्य के रूप में वो नियुक्त होता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी गलत हो गया और इसका सही आंसर केवल और केवल 2 होगा। इस दृष्टिकोण से देखें तो हमारा सही ऑप्शन बी होगा। आगे इसके बारे में बता रखा है, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है।
इसके नियम के अनुसार, जो नियम है उनके अनुसार ये जो कार्य करती है, इसके क्या उद्देश्य है, वो इसी नियम 1989 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। और देखो ये जो सचिव या अतिरिक्त सचिव है वो इसकी अध्यक्षता करता है। जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं ये मूल्यांकन करती है। साथ में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो भी सचिव है वो इसकी अध्यक्षता करता है। और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधित्व सह अध्यक्षता के तौर पर कार्य करता है। इस दृष्टि से देखें। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन कह रहा है, संलयन प्रक्रिया में एक भारी परमाणु के नाभिक को नियंत्रित तरीके से हल्के तत्वों के नाभिक में विभाजित किया जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य, कि भारी परमाणु के नाभिक को हल्के तत्वों के नाभिक में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें ये होता है, ये प्रक्रिया विखंडन प्रक्रिया होती है उसमें होता है। जो संलयन प्रक्रिया में हम उसमें जो हल्के तत्व है वो एक भारी तत्व का निर्माण करते। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन गलत हो गया। संलयन प्रक्रिया में विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये कथन सत्य है, संलयन प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा कथन ये कह रहा है, सभी मौजूदा परमाणु रिएक्टर विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य है। मित्रों आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं सभी देख के, लेकिन ये कथन सत्य है, क्योंकि अभी तक सभी जो रिएक्टर है वो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 2 होगा, 2 और 3 होगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में आप संलयन अभी की पहले भी क्वेश्चन आंसर का है और आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, यही है इसी पर, क्योंकि यहाँ हाल ही में चर्चा में बहुत रहा, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए इस पर। ये कह रहा वर्तमान में सभी परमाणु रिएक्टर विखंडन प्रक्रिया आधारित है। तो इस दृष्टि से हमारा ये कथन सही हो गया तीसरा। और जिसमें एक भारी परमाणु के नाभिक को नियंत्रित तरीके से हल्के तत्वों के नाभिक में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये विखंडन प्रक्रिया के कह रहा है, जिसमें एक भारी नाभिक को नियंत्रित करने के लिए जो विखंडन प्रक्रिया में ऐसा होता है। बट ये कह रहे हैं संलयन प्रक्रिया इसकी विपरीत प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो हल्के परमाणु के नाभिक को आमतौर पर हाइड्रोजन के एक भारी परमाणु के नाभिक का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा देखें तो पहला कथन गलत हुआ था, क्योंकि ये एक भारी नाभिक को हल्के में बदल रहा है, ये विखंडन आधारित प्रक्रिया का पार्ट है। और अगला कह रहा है संलयन प्रक्रिया में विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन के 2 भारी समस्थानिकों के परमाणु का संलयन होता है इसमें। उदाहरण के लिए एक हीलियम नाभिक के संलयन के दौरान यूरेनियम परमाणु के विखंडन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा से 4 गुना अधिक ऊर्जा पैदा होती है। ये कह रहा है कि एक हीलियम के नाभिक के संलयन के दौरान यूरेनियम परमाणु के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, उससे 4 गुना अधिक हीलियम नाभिक के संलयन के दौरान होती है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य होगा कि अधिक ऊर्जा संलयन में होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डीएनए और आरएनए के संदर्भ में है। पहला कथन ये कह रहा है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। मित्रों बताना ये कथन सत्य या असत्य। तो दोस्तों ये कथन सत्य है, आप ये देख सकते हैं डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इस दृष्टि से हमारा ये पहला कथन सत्य हो गया। अब दूसरा कथन ये कह रहा है, पहला हमारा सत्य हो गया, दूसरा कथन ये कह रहा है बैक्टीरिया में केवल mRNA होता है जिसमें कोई tRNA नहीं होता। आपको बताना है कि बैक्टीरिया में क्या सिर्फ mRNA होता है? नहीं मित्रों ये गलत है, क्योंकि ये देख सकते हो, देखो बैक्टीरिया में 3 प्रमुख RNA होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA, तीनों होता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा कथन ये कह रहा है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए की आवश्यकता नहीं होती।
मित्रों ये भी कथन गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए तीनों आरएनए की आवश्यकता होती है, तीनों आरएनए की आवश्यकता होती है, ये भी ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी गलत हो गया, और इसका आपको सही कूट पूछा है, सही कूट होगा केवल और केवल एक ऑप्शन। इस दृष्टि से सही ए होगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ मित्रों हमारी ये श्रृंखला समाप्त होती है। और वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।